हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यस, क्योंकि अब तक हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब नाउ किसकी बारी है? ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा क्या इसका फंक्शन होता है। एवरीथिंग यहाँ हम देखने वाले हैं। तो चलिए, आइए, बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए, तो इसका अच्छे से पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसके एक एक चीज़ को अच्छा से समझेंगे मेरे दोस्त, ठीक है? दोस्तों दोस्तों गौर से जरा देखिएगा मेरे दोस्तों। ये हमारा क्या है? दोनों लंग्स है मेरे दोस्त। बड़ा छोटा मत समझिएगा, दोनों इक्वल शेप का है, इक्वल। हाँ, थोड़ा ये लेफ्ट लंग्स हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर होता है, ठीक है? ये तो समझ ही गए होंगे क्या चीज़ बनाया हूँ मेरे दोस्त। हार्ट बनाया हूँ, ठीक है? नाउ मेरे दोस्त, एवरीथिंग पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एवरीथिंग हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो हम एक ही लंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? अच्छे से उसको समझेंगे चीज़ों को, ठीक है दोस्त? ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा लंग्स में फैला हुआ रहता है, ठीक है? हम फिलहाल ये चीज़ें दिखा लेता हूँ, ठीक है दोस्त? ठीक है, इतना क्लियर है। एक लंग्स में मैं दिखा दिया हूँ तत्कालीन दिखाने के लिए, ठीक है? आप चीज़ों को समझिएगा। दिन का तो बारे में याद होगा, ये हमारा क्या था, और आज ये हमारा क्या है, ठीक है? मेन आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात कर ही चुके थे कि ये हमारा क्या है, ठीक है? ठीक है दोस्त, ऐसे ही इसमें भी स्ट्रक्चर होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, ऐसे इसमें स्ट्रक्चर होता है, जरा गौर से देखिएगा दोस्त, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसका हम जरा लेबलिंग कर लेते हैं, कौन क्या चीज़ है, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे दोस्तों।
ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा नॉस्ट्रिल है, ये नाक का छेद है, नॉस्ट्रिल है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये हमारा माउथ है, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके थे, ये हमारा टंग है, एवरीथिंग। लेकिन आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ए टू जेड चीज रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्त। ये जो हो गया मेरा दोस्त, ये हो गया नेजल पैसेज। फिर नेजल पैसेज आता है क्या, नेजल चैम्बर, ठीक है, ठीक है, नेजल चैम्बर आ गया। फिर मेरे दोस्त ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, फेरिंग्स है। फिर जो आप ये जो मेरे पोर्शन देख रहे हो दोस्त, ये क्या है, लैरिंग्स है। और फिर जो आप ये जो पोर्शन मेरे देख रहे हो, ये जो आप पोर्शन मेरे देख रहे हो दोस्त, ये क्या है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, चीज़ों को समझने में अच्छा होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ, ये जो है मेरे दोस्त क्या है, ट्रेकिया है। ये क्या मेरे दोस्त है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकस, ठीक है। तो जरा इधर देखिएगा, ये जो आप पहला जो देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। 1 डिग्री मतलब होता है प्राइमरी, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर नाउ ये जो आप देख रहे हो, ये आ, ये वाला, ये सेकेंडरी, और ये वाला, ये भी ले लो, ये है क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है दोस्त। फिर आता है क्या मेरे दोस्त, ये जो है मेरा दोस्त, ये टर्सरी ब्रोंकाई है, टर्सरी ब्रोंकाई है, ठीक है। और ये जो मेरा है दोस्त क्या है, ये है ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कह सकते हो, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और ये जो है मेरे दोस्त, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, जो कि एल्व्यूलाई होता है, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये जो आप बल्ब शेप्ड देख रहे हो, बैलून शेप स्ट्रक्चर, उसको हम एल्वेओलाई कहते हैं। इतना क्लियर है दोस्त, ठीक है। ये जितना भी जो देख रहे हो ये क्या है, एल्वेओलाई है। पूरा लंग्स में क्या रहता है फैला हुआ रहता है। और ये ब्लड वेसल से क्या रहता है, ब्लड वेसल से स्ट्रक्चर क्या रहता है, वेस्कुलराइज्ड होता है, जिसको हम वेस्कुलराइज्ड बोलते हैं। ये ब्लड वेसल से सप्लाइड हुआ रहता है एल्वेओलाई हमारा। क्यों भाई, क्योंकि यही मेन काम है गैसेस एक्सचेंज का। हमारा ब्लड वेसल से जो CO2 को क्या करता है, ये अपने तरफ अपटेक कर लेता है और O2 को ब्लड वेसल्स में दे देता है, जो हमारे बॉडी सेल तक पहुंचता है। इतना क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्त आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। और ये जो बेबी क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम है, ठीक है। अब मेरे दोस्त, ठीक है, और यही इसी के आगे हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ स्टर्नम होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं उस दिन बताया था कि यहाँ पे एक क्या होता है, ढक्कन होता है। लैरिंक्स रीजन में क्या होता है, एक हमारा ढक्कन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस बोलते हैं। एक ढक्कन होता है लैरिंक्स रीजन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, जो कि क्या करता है, फूड को हमारे ट्रेकिया में ना आए इसको रोकने के लिए, ये फूड इसोफेगस से ऐसे करके पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसोफेगस का स्ट्रक्चर। ये जो है क्या है, इसोफेगस है, जो आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके बारे में बात किया था मैं अच्छे से, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बारे में बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप ट्रेकिया देख रहे हैं वो क्या है, ये
इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होता है, कवर्ड रहता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई देख रहे हो, वो भी आपको क्या रहता है, कार्टिलेजिनस रिंग से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ऐसा क्यों, ताकि मान लो जब एयर आता है तो ठीक है, इतना पर ऐसे करके रहेगा। मान लो जब एयर पास हो जाए तो ये फिर से ऐसे कोलैप्स न कर जाए। ये हमारा जो ट्यूब है, एयर ट्यूब, ये कोलैप्स न कर जाए आपस में, इस वजह से कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये बिल्कुल सी शेप, मान लो सी शेप इस तरह ही रहता है, पूरा क्लोज नहीं होता है, सी शेप ऐसे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे ही मानो, इस तरह से रहता है ताकि कोलैप्स न कर जाए। इस वजह से रिंग होता है यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि इसको ऐसे ही करके, ट्यूब को ऐसे ही मेंटेन करके रखता है। अब ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, हमारा एयर यहाँ से नॉस्ट्रिल से गया अंदर, एयर ऐसे अंदर गया, नेजल पैसेज होके नेजल चैम्बर आया, नेजल चैम्बर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर फाइनल अल्विला के पास हमारा एयर पहुंच जाता है। और अल्विला के पास क्या होता है मेरे दोस्त, ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, ये ब्लड वेसल से CO2 ले लेता है अब, और CO2 को क्या करता है, उसी रास्ते, जिस रास्ते से एयर हमारी आई हुई रहती है, उसी रास्ते से क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। और O2 जो काम का चीज है हमारे बॉडी के लिए, O2 को क्या करता है, ब्लड वेसल्स में वो ब्लड के थ्रू ब्लड को दे देता है, और ब्लड वो क्या करता है, पूरे हमारे बॉडी को क्या कहता है, ऑक्सीजन वो पहुंचा देता है इस थ्रू। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम देख ही चुके कि हमारा ब्लड का काम क्या है, देख ही चुके हैं कि जिस ब्लड में CO2 होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और क्या कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, एवरीथिंग ये हार्ट के थ्रू हम A to Z चीज हम देख चुके थे। हार्ट के ऊपर कौन था, लंग्स था, लंग कैपिलरीज था, एवरीथिंग हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। इसीलिए अब बारी किसकी थी, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम की बारी थी। तो कहे इसको भी हम चलो आज निपटा ही देते हैं, ताकि पूरा तरह से हमारा सिस्टम जो है, ह्यूमन सिस्टम, एक एक चीज के बारे में हम अच्छे से जान गए और समझ भी गए। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा डायफ्राम है दोस्त, इसका मेन काम क्या है, इसका भी तो कुछ काम होगा, ऑब्वियसली काम है मेरे दोस्त। ये क्या करता है डायफ्राम, अभी अभी किस स्टेज में है ये जानते हो, रिलैक्स स्टेज में है। जब डायफ्राम हमारा रिलैक्स रहता है तो ये डोम शेप का होता है, डायफ्राम ऐसे रिलैक्स होता है। और जब हम सांस लेते हैं, सांस मान लो एयर अंदर खींचे तो ये क्या करता है, फैलता है, फैलता है तो ये डायफ्राम ऐसे जो रहता है ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इस अभी रिलैक्स स्टेज में है। जब एयर इन आया, एयर फोर्स पड़ा, ये क्या हुआ, फ्लैट हो गया, देख रहे, फ्लैट हो गया, जिस वजह से इसका जो हमारा वॉल्यूम है लंग्स का बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो खूब सारा एयर हमारे अंदर आ जाता है, सारे एल्वियोलाई में एयर भर जाता है, जिसमें से क्या करता है, ब्लड वेसल से वो क्या करता है, O2 को ब्लड में छोड़ देता है, और CO2 वहां से अपटेक करके फिर हम सांस छोड़े उस थ्रू ये बाहर निकल जाता है इस तरह से। लेकिन मेरे दोस्त, ये पूरा एयर जो इसमें रहता है, पूरा एयर हम बाहर नहीं निकालते हैं, जितना एयर हम अंदर लेते हैं उतना पूरा एयर बाहर नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई में कुछ ना कुछ एयर जरूर वहाँ प्रेजेंट रहता है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि उसका एक अपना एयर होता है, एयर, इसको लंग्स को कहा ही जाता है एयर टाइट चेम्बर, इसको कहा ही जाता है एयर टाइट चेम्बर है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ एयर फिर भी रह ही जाता है, जिसको हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, या रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जो उसका अपना खुद का होता है वो एयर उसमें प्रेजेंट होगा ही, पूरा पूरा हम रेसिडुअल वॉल्यूम क्या कहते हैं, कभी भी हम एक्सपायर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। जो बाहरी रेसिडुअल में जितना इसको है अपना उतना रखे रहेगा, बाकी चीज को ही वो बाहर निकालेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, और हम क्या देखने वाले थे, ये देख लिए, अभी रिलैक्स था, बाद में जब एयर इन किया ये और फैला, और ये चपटा हो गया, फ्लैट हो गया, ऐसे करके आ जाता है। और फिर यहाँ इसका थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है, लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर पूरा इन हो जाता है, जिस वजह से हमारा छाती, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा छाती फूल जाता है। देखिए जरा ऊपर की तरफ देखें, फूल गया है छाती, देख लीजिए फूल गया। फिर रिलैक्स, रिलैक्स,
देखिए, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ईयर भी उसमें बढ़ रहा है, फूल रहा है, इस वजह से ये फूल रहा है। फिर यही एक्सपायर कर गया, एयर बाहर निकल गया। लेकिन क्या ये पूरा तरह से एयर बाहर निकल गया? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो एयर फिर भी है। उसको रेसिडुअल हम एयर कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। इपिग्लोटिस का काम हम समझा ही चुके थे। ये फूड को ट्रेकिया में आने से रोकता है, पहली बात। ओके, और दूसरी बात मेरे दोस्त, कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में ए टू जेड चीज बता ही दिए कि इसका काम क्या है, कि ये कोलैप्स करने से रोकता है। नहीं तो ये तो पता चला ये ट्यूब तो कोलैप्स कर गया, एयर बाहर हो गया, ये कोलैप्स कर गया बैलून की तरह। बैलून में देखते हो जरा, बैलून में जब हम फुलाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा उसके एक, जब नया नया हम बैलून लाते हैं वो बैलून एकदम चिपटा होता है, एकदम सटा हुआ होता है। लेकिन एक बार हम उसको फुला दिया, फिर उसमें से एयर निकाल लो तो फिर देखना वो नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा एयर बच ही जाता है। वो फिर से दोबारा पहले के जो नया बैलून आप खरीदे थे सटा हुआ था, वैसा बैलून वो फिर से नहीं होता है। वो फिर से पूरा एयर बाहर नहीं निकलता, थोड़ा ना थोड़ा एयर रहता है। जब आप देखिएगा नीचे का पोर्शन थोड़ा ना थोड़ा फुला हुआ रहता है, इस वजह से कि उसमें एयर ऑलरेडी थोड़ा ना थोड़ा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। वही सेम बल्ब शेप्ड, ये बैलून शेप्ड जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? एल्व्यूलाई है। एल्व्यूलाई के बारे में चलिए कुछ हम लिख लेते हैं दोस्तों। ये एल्व्यूलाई जो है ये क्या है? बैलून बैलून लाइक स्ट्रक्चर कह लो या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, जो कि क्या होता है? वैस्कुलराइज्ड होता है, ब्लड वेसल से क्या होता है? सप्लाइड होता है, वैस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, ब्लड मतलब वैस्कुलराइज्ड कहने का मतलब है दोस्त, ये ब्लड वेसल से क्या होता है? सप्लाइड होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? जो कि क्या करता है? एयर को एक्सचेंज, हेल्प इन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर कोई पूछे एल्व्यूलाई के मेन काम क्या है मेरे दोस्त, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है ये। CO2 को क्या करता है? बाहर मतलब अपनी तरफ ले लेता है CO2 को, और O2 को ब्लड में छोड़ देता है। यही है इसका काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इतना क्लियर है मेरे दोस्त? एल्विला को देख लिए, इनिशियल ब्रोंकाइल, ये टर्सली, जितना भी आप देख रहे हो मेरे दोस्त। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप जितना, एक जो होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रिस्पिरेटरी पार्ट। रिस्पिरेटरी मतलब एक्सचेंजिंग पार्ट। तो आप तो देख लिए एल्विलाई जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट या रिस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, रिस्पिरेटरी पार्ट बोलेंगे हम। ठीक है, तो सर कंडक्टिंग पार्ट किसको कहेंगे? तो वो रास्ता, जिस रास्ता से होके क्या आया हमारा, एयर एल्व्यूलाई तक पहुंचा, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी कंडक्टिंग पार्ट में हमारा एयर क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट में अगर कोई माइक्रोब्स होगा, तो हमारे नेजल पैसेज में ऑलरेडी हमारे भगवान जी ने क्या दे रखा है? नाक का बाल। नाक का बाल देख लिए, नाक का बाल दे दिया है ताकि धूलकण सब अंदर ना आए। पहला, उसको प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर म्यूकस भी होता है, जो नेटा हम बार में छिनकते हैं, तो वो नेटा म्यूकस क्या होता है? म्यूकस से लाइनिंग होता है अंदर, जो कि क्या करता है? जो भी सब्सटेंस ऐसा वैसा कुछ होता है तो वो वहां जाके चिपक जाता है, जिससे एयर अंदर फुल्ली क्या जाए? प्यूरिफाई एयर जाए अंदर। फिर यहाँ पूरा ये क्या रहता है? म्यूकस से कोटिंग से लाइनिंग रहता है। जो ट्रेकिया में भी वही म्यूकस लाइनिंग से कोटेड रहता है। तो हम खास जो निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? ऐसी कान मतलब साफ करते हैं इसको, तो वो म्यूकस ही निकलता है। अगर कुछ गंदगी तंदगी होगा तो उससे हम कफिंग से के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो वो क्या होता है? म्यूकस में सब चिपक जाता है चेन, क्योंकि म्यूकस हमारा चिपकाऊ पदार्थ है। हमारा अंदर बॉडी का क्या करता है? जिस तरह बाहर से स्किन प्रोटेक्टेड रखता है मैक्रोब से, उसी तरह हमारे अंदर में लाइनिंग क्या रहता है? म्यूकस प्रोटेक्टेड करता है पैथोजेन सबसे, मैक्रोब सबसे, उसमें अपने आप को चिपका लेता है। और फिर जब मौका मिलता है तो हम कफिंग के थ्रू या छींक के थ्रू, स्नेजिंग के थ्रू क्या करते हैं? उसको हम बाहर निकाल देते हैं ये गंदगी को। ठीक है, उसके बाद प्यूरिफाई एयर हमारा कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है, जहाँ पे लंग्स क्या करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, यही देख रहे हो, एल्व्यूलर लंग्स के थ्रू क्या करता है? CO2 इधर से ले लेता है ब्लड वेसल से, और O2 क्या करता है? छोड़ देता है। O2 यहाँ पर एक लिख ही देते हैं, एक रास्ता बना ही देते हैं
दोस्तों यहाँ से मेरा एयर गया, एयर में, एयर हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, एयर CO2 है, O2 है, एवरीथिंग एयर में मौजूद है। तो सिर्फ हम ऑक्सीजन सांस में नहीं लेते हैं, हाँ हमारा बॉडी जरूर ऑक्सीजन को सिर्फ लेता है, बाकी सब गैस को बाहर छोड़ देता है। सिर्फ हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन ही यूजेबल है। तो एयर में तो जितना भी कंपोजिशन, एयर कंपोजिशन में जितना भी होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, जो भी एयर में मौजूद है वो हमारा एयर कहाँ गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, इधर भी गया, इधर भी गया। लेकिन मैं इधर ही चीज दिखाया हूँ, इस लंग्स को एक तरह से मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूँ इसका। फिर एयर ऐसे पासिंग किया, ऐसे पासिंग किया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर जाके मेरे दोस्त ये एल्विला के पास पहुंचा। और मान लो एक तरह से यहाँ ब्लड वेसल्स एक तरह से मान लो, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाइड हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा दोस्त, यहाँ पर से ये O2 इसको दे देगा ब्लड को, ठीक है, कि भाई तू O2 ले जा, बॉडी को दे दिया, ठीक है। और बॉडी से जो CO2 आया था हमारे ब्लड में, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले थे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 क्या करेगा, एल्वियोलाई में छोड़ देगा। ये यहाँ से CO2 क्या चला जाएगा, एल्वियोलाई में, और फिर ये CO2 जिस रास्ते से हमारा एयर आया था दोस्त, उसी रास्ते से ये हमारा CO2 या जो भी है बचा खुचा एयर बाहर निकल जाएगा। तो हम अंदर जो लिए हम उसको ब्रीथ इन कहते हैं, और जो बाहर छोड़े हम उसको ब्रीथ आउट कहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है मेरे दोस्त, तो ब्रीदिंग मतलब हम जो सांस लेते हैं, सांस लिए सांस छोड़े उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। जो इंस्पिरेशन होता है एक्सपिरेशन होता है, अंदर की तरफ लेते हैं इंस्पिरेशन और बाहर की तरफ एक्सपिरेशन, ठीक है, तो उसको ब्रीदिंग नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन रिस्पिरेशन किसको कहें, तो रिस्पिरेशन प्रोसेस हम इसको कहेंगे जो हमारे O2 क्या किया, ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया, फिर CO2 ऐसे करके लिया, और फिर वो जाके बाद में जो O2 क्या करता है, फूड पे एक्ट करता है और ATP बनाता है, जिस वजह से हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग ये जो सिंपल प्रोसेस, सांस लेना सांस छोड़ना, हम ये क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त जब रिस्पिरेशन प्रोसेस हमारा इंटरनली होता है, अंदर में होता है, ठीक है, तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया बस। और क्या मेरे दोस्त, और दोस्त एक बात बताना चाहूँगा, लैरिंग्स के बारे में थोड़ा बात बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हमारा अरिजीत सिंह, सिर्फ अरिजीत सिंह ही नहीं, इस हम सब का ये क्या है, साउंड बॉक्स, यहीं से हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हमारा ये जो लैरिंग्स रीजन होता है, यहाँ पर थोड़ा हाथ रखो तो यहाँ पर तुमको फील होगा एक घरघराहट टाइप का, यही है साउंड प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स, इसे ही साउंड बॉक्स कहा जाता है। यहीं से हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स में, ठीक है। कहीं अगर किसी का सुरीली आवाज़ निकलता है मेरे दोस्त, तो उसका रीजन यही लैरिंग्स होता है, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, कोई भी थे या जो भी हैं, अगर किसी का भी आवाज़ निकलता है तो लैरिंग्स प्रोड्यूस यहीं से करता है साउंड को। आप यहाँ घरघराहट का आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है साउंड बॉक्स। और दूसरी बात, ये ट्रेकिया का क्या कहा जाता है, विंड पाइप, ठीक है, क्योंकि उस दिन हम बात किए थे ईसोफेगस के, ईसोफेगस क्या है हमारा, फूड पाइप, और ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप। विंड पाइप क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी के थ्रू तो हमारा एयर जो क्या होता है लंग्स में पहुंचता है मेरे दोस्त, इसलिए इसको कहा जाता है विंड पाइप। इतना मेरे दोस्त क्लियर, आई होप एवरीथिंग समझ गए होंगे। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फिर रिलैक्स स्टेज में आता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये डायफ्राम का ही कमाल है। और साथ में मसल्स भी जो होता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है, वो भी हमारे छाती को क्या करता है, फुला ऐसे करके चौड़ा लंबा, ये लेंथ में इंक्रीज करता है थोड़ा सा वॉल्यूम। और इंटरकोस्टल मसल जो होता है चौड़ाई में, चारों बगल से एक तरह से समझिए ये क्या रहता है, एकदम फूल जाता है हमारा लंग्स जब एंट्री करता है एयर, और जब एग्जिट करता है तो ये फिर ऐसे पूरा तरह से कोलैप्स नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कोलैप्स का रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग सब है, वो कोलैप्स नहीं होने देता है। और लंग्स भी कोलैप्स नहीं करता है, क्योंकि वहाँ भी रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी होते हैं, तो वो भी कोलैप्स आपस में नहीं करते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, और कहीं कोई दिक्कत, आई होप अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। और बाकी एक बात रह गया है, तो वो जो आप देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फिर ये
प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, इस सब को पार्ट को हम क्या कहा जाता है, मतलब शुरू से लेके इसको कहा जाता है मेरे दोस्त कंडक्टिंग पार्ट। क्योंकि समझ गए कंडक्टिंग पार्ट में होता क्या है, हमारा एयर का प्यूरिफिकेशन होता है और इसी रास्ते थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है। एवरीथिंग क्लियर को दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आई होप एवरीथिंग मैंने अच्छा से समझा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त इसी के ऊपर जो होता है, ये जो हमारा लंग्स जो होता है चारों बगल से प्रोटेक्टेड है। यस, ऊपर वाला यार क्या बोलो, ऊपर वाले का करामात, मतलब क्या कारीगरी है उनका, जो हमारा लंग्स को प्रोटेक्शन चारों बगल से किया हुआ है। वो कैसे? आगे से रिब्स है, ये हमारा रिब है, ये जो रीढ़ की हड्डी है वो रिब से है, ठीक है। ये सामने हो गया स्टर्नम, इधर साइड वाइज हो गया रीढ़ की हड्डी, पीछे हो गया वर्टेब्रल कॉलम। मतलब चारों बगल से हमारा लंग्स क्या है, सेफ जोन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, पूरा तरह से सेफ जोन है। ताकि रिब इस तरह से एक, मतलब एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये फूलना सटकना काम होता है लंग्स का। तो मतलब एक तरह से इसलिए कहा जाता है ये हमारे थोरैसिक चेम्बर में होता है और ये साथ में एयर टाइट चेम्बर होता है इसका, ठीक है। फिर हमारा लंग्स मेम्ब्रेन सबसे घिरा होता है, फ्लूइड सब होता है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन अथी सबसे हेल्प करता है उसमें, ठीक है। तो उतना हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना हम जान चुके हैं कि ये हमारा ये होता है, ये होता है, जिससे होता है डैट होता है, एवरीथिंग हम समझ चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। और बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग ढेर सारा ऐसे ही प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे दोस्त अपने दोस्तों को, जिनको भी ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में ना आया हो कभी, तो ये चीज़ शेयर आप जरूर करें उसको अच्छे से, ताकि समझ में आए, ठीक है। ओके, बाय।